नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग की तरफ से। हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने उन सारे रूल्स को पढ़ा है जो ईच एवरी, जहाँ पे अदर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सारे यूजेज को पढ़ते हुए अब एडजेक्टिव के अगले पड़ाव पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ अदर एंड अनदर। अदर मने क्या होता है और अनदर मने क्या होता है। मैं फिर से कहूँगा कि नोट्स, ये जो पीपीटी बनवाया गया है, आपके नोट्स बनाने के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पैरेलली मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ तो समझ में भी सही से आ जाएगा बराबर से, और आप नोट्स भी अच्छा तैयार कर सकते हैं, जिससे आगे भविष्य में आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, हर एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप देखो, अदर मने क्या होता है। अदर मने होता है दूसरा या बाकी, है ना। अदर कब कहते हैं? अदर तब कहते हैं जब सिलेक्शन के लिए दो हिस्सा बनाना हो। एक हिस्सा को जिसको आपने चुन लिया, ये कौन सा होता है? चुना हुआ हिस्सा। चुना हुआ हिस्सा। और जो बाकी हिस्सा बच गया होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? अदर, है ना। इसके लिए हम रेस्ट भी लिखते हैं, बचा हुआ जो लिखते हैं, बचा हुआ। यही बचा हुआ का सेंस जो है, वो जो दूसरा हम लोग कह रहे होते हैं अदर माने दूसरा, वो कौन सा वाला दूसरा? कि मान लीजिए दो हमने लिया, दो पे अभी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो के लिए अदर आता है। एग्जाम्पल दो पे समझा रहा हूं, दो से ज्यादा होगा तो जिसको बाकी बचा हुआ बोलते हैं वो हो जाता है अदर का मतलब। तो अगर हमने दो नाउन्स को लिया, दो में से एक को चुना, तो अब जब दूसरा जो बच गया, उसके लिए जो दूसरा शब्द का यूज करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसके लिए बोलते हैं अदर। और दूसरा क्या है हमारा? अनदर। अनदर मतलब क्या होता है? अनदर का मतलब होता है एक और, एक और, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये अगर अभी शतक जड़े, है ना, सचिन तेंदुलकर तो अब खेल नहीं रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर एक और शतक जड़ दें इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में, तो कहा जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली हैज स्कोर्ड अनदर सेंचुरी। अनदर माने क्या हुआ? पहले से तो 1 2 3 4 5 8 10 20 जो है पहले से है ही, एक और, एक और एडिशन आना होता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? अनदर। इसी बात को लिखा हुआ है कि अदर माने होता है दो में से दूसरा या अन्य, जो बाकी बचे होते हैं, रेस्ट। के कैरेक्टर में तब आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसके यूज के साथ किसी न किसी डिटरमाइनर को जरूर रखिए। अदर का यूज के पहले आप किसी न किसी डिटरमाइनर को जरूर रखिए। और डिटरमाइनर के जैसे एग्जाम्पल्स कौन से दिए हुए हैं आप देखिए। क्लियर है? और यहीं पे अगर हम अनदर का यूज करते हैं, तो अनदर मतलब होता है एक और दूसरा, जो नेक्स्ट स्लाइड में भी आ रहा है। अगर आप कहोगे कि डिटरमाइनर का यूज अगर हम नहीं करेंगे वहां पे, तब क्या होगा? तो सेंटेंस में एरर आ जाएगा, उसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और यही नहीं, अगर डिटरमाइनर का यूज आप नहीं किए, तो वहां पे अदर का यूज भी गलत होगा और अनदर का यूज भी गलत होगा। दोनों में से किसी का भी यूज सही नहीं जाएगा। इसीलिए अगर आप अदर का यूज करते हैं, तो अदर के साथ आप किसी न किसी डिटरमाइनर को जरूर रखिए। कहता है कि अगर दूसरा ये नोट पॉइंट जो कह रहा है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री में स्टेटमेंट को लिखते हैं,
दो नाउन दो सेक्शन के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज कर रहे होते हैं, तब आपको ध्यान में रखना होगा कि बाकी औरों से, बाकियों से, बाकी बचे नाउन्स से, इस बात को कहने के लिए भी हम नो एनी ऑल के बाद अदर का यूज करते हैं, और अगर अदर का यूज नहीं हुआ तो उसमें एरर आ जाता है। जैसे अगर कहोगे रामू इज बेटर देन अदर पर्सन्स, तो अदर पर्सन्स में रामू का कौन बाकी बचे लोगों से आप तुलना कर रहे हो, ये क्लियर नहीं है। दूसरे भाषा में जो आपको एरर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन दिया जाता है, वो लिखा हुआ कैसे रहेगा? लिखा हुआ रहेगा रामू इज बेटर देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। क्या रहेगा? रामू इज बेटर देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रामू अपने क्लास के किसी भी विद्यार्थी से बढ़िया है। अब किसी भी विद्यार्थी से बढ़िया है, इसका अर्थ क्या निकलता है जानते हैं? इसका अर्थ निकलता है कि कोई भी विद्यार्थी को उस क्लास में उठा दीजिए तो रामू उससे बेहतर है, और वो खुद रामू का ही क्लास है, तो उस क्लास का विद्यार्थी रामू भी तो है। तो जब ऐसा कंपैरिजन लगे, जब आपको दिख रहा हो कि एक ही फैमिली के सदस्य हो, एक ही फैमिली के सदस्य अगर रहते हैं, सदस्य हों, तो एक का बाकी के साथ, बाकी के साथ तुलना में, तुलना में ऑल अदर, एनी अदर, नो अदर का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। क्लियर हो? एक ही फैमिली कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे लोहा का तुलना कर रहा हो मेटल से, जैसे लकड़ी का तुलना कर रहा हो नॉन मेटल से, जैसे ही का तुलना भारत के, भारत के सारे शहर से, इस तरह से हुआ एक ही फैमिली। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि अगर लोहा को आप ले रहे हैं तो लोहा का परिवार कौन सा परिवार है? लोहा इस परिवार का सदस्य है जिसको मेटल कहते हैं। मेटल में लोहा की बात अगर करें तो ये मेटल परिवार का हिस्सा है। लकड़ी का बात करें, नॉन मेटल परिवार का ये भी हिस्सा आ जाएगा। माने जितना भी मेटल का नाम लिखेंगे उसमें लोहा आएगा कि नहीं आएगा? जितना भी नॉन मेटल होगा उसमें लकड़ी आएगा कि नहीं आएगा? भारत के सारे शहर का नाम लिखने लगेंगे उसमें दिल्ली आएगा कि नहीं आएगा? तो एक ही फैमिली कहने का यही मतलब हुआ। कहोगे राम अपने ही क्लास में, जॉन अपने ही कंपनी, अपने ही बटालियन में सारे सैनिकों से तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो जॉन खुद भी उस बटालियन का सदस्य है, सैनिक है ना। तो जब सेम फैमिली में कंपैरिजन लगा रहे होते हैं तब हमें ऑल अदर, एनी अदर और नो अदर, ये जो नो लिखा हुआ ये नो अदर है ना, क्या करना है? नो हाँ, नो
अदर का प्रयोग होना जरूरी है। क्लियर है? पक्का? अब अगला पेज देखो क्या कहता है। सर, नो कंट्री कैन बी एज ग्रेट एज इंडिया। देख लो, नो कंट्री लिखा हुआ है ना। अब क्या है, अगर हम लिखें नो कंट्री कैन बी एज ग्रेट एज इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी देश भारत जैसा महान नहीं हो सकता है। अब आप आगे देखो क्या लिखा हुआ है नोट में, कि अगर नो ऑल एनी का प्रयोग उस नाउन से पहले हुआ हो जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन में हो, तो पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्रीज में इन शब्दों के बाद अदर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर हम नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब गलत क्या हो गया? एग्जाम्पल जो भी लिखा हुआ है आप देखो, यहां से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। नो कंट्री कैन बी एज ग्रेट एज इंडिया, तो ये जो इंडिया है ये भी तो एक देश है। अगर हम सारे देशों की बात करें तो इंडिया भी उसमें आता है। अब कहेंगे भारत जितना बढ़िया देश कोई है ही नहीं, कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत जितना बढ़िया, तो भारत खुद भी तो एक देश है। तो क्या लिखेंगे? यहां पे हमें लिखना चाहिए था नो अदर कंट्री। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल हो गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा में लिखा हुआ है यू आर बेटर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास। यहां पे क्या कहा? आप क्लास में सारे लड़कों से बढ़िया है, तो क्लास में आप भी हैं ना, और क्लास में आप भी हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। तीसरा है शी कैन डू इट एज केयरफुली एज एनी गर्ल प्रेजेंट। वह बाकी दूसरा जो कोई भी लड़की है जितना बढ़िया से उसको कर सकती है उतना बढ़िया से वो भी इसको कर देगी। यहाँ पे एनी गर्ल के जगह पे हम क्या लिख देंगे? एनी अदर गर्ल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सेम फैमिली में अगर कंपैरिजन जा रहा है, मतलब जिसका तुलना जिससे कर रहे हैं, समझिए इस बात को, जिसका तुलना जिससे कर रहे हैं वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सर्किल, एक ही हाउस, एक ही सेक्शन के मेंबर्स हैं, तब हमें उसके साथ ऑल, नो या एनी लिख के और अदर का यूज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। अब फिर ये कहता है अगले नोट में कि सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ अदर का प्रयोग नहीं लेता, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि सुपरलेटिव क्या करता है? सुपरलेटिव कहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर आपको किसी एक को खींचना है उसमें से कि जिस क्वालिटी कैरेक्टर का हम बात आपको बता रहे हैं उस क्वालिटी कैरेक्टर के आधार पे सबसे बढ़िया कौन है, अगर ये बात बता रहा होता है तब सुपरलेटिव लगाते हैं हम। और जब सुपरलेटिव लगाते हैं तो आमने सामने का तुलना हुआ नहीं, हमको तो बस एक को खींच लेना है, इसलिए आमने सामने की तुलना का समस्या खत्म हो गया तो अदर का यूज भी नहीं होता है। क्लियर है? जैसे लिखा है मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी सिटी इन इंडिया, तो यहां पे हम क्या करेंगे? सेम फैमिली वाला देख लिए लिखा हुआ है, यहां पे हम क्या करेंगे? मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी सिटी इन इंडिया, क्या हो जाएगा? यहां पे आप देखो एनी सिटी की जगह क्या लिखा जाएगा? एनी
अदर सिटी लिखा जाएगा। अगर आप एनी सिटी लिखोगे, अगर आप एनी सिटी लिखोगे तो हो जाएगा कि भारत का कोई भी शहर है, मुंबई उससे ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा, और मुंबई तो खुद भारत का शहर होता है, इसलिए एनी सिटी के जगह क्या लगाएंगे, एनी अदर सिटी। ग्रुप वाला जो तुलना अभी बताया आपको। फिर अगला है, इसमें देखिए लिखा हुआ है एनी अदर सिटी के स्थान पर एनी सिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे पिछला एग्जाम्पल पे आओ। अगर मान लो किसी तरह से हम ये सेंटेंस लिख दें, अगर हम किसी तरह से ये सेंटेंस लिख दें, न्यूयॉर्क इज बेटर देन एनी सिटी इन इंडिया, अगर ये हम लिख दें तब क्या हुआ, यहाँ पे सेम फैमिली वाला बात नहीं चला। यहाँ पे सेम फैमिली वाला बात नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो इंडिया का सिटी है ही नहीं, तो न्यूयॉर्क इंडिया के सारे शहरों से बढ़िया हो सकता है, लेकिन मुंबई भारत के सारे शहरों से बढ़िया नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुंबई खुद भी भारत में है, उसी फैमिली का मेंबर है। क्लियर है? और यहाँ पे अनदर का प्रयोग जब हम लेते हैं तो देखिए अनदर का क्या क्या मीनिंग होता है। अनदर का मतलब होता है एक और, प्लस वन, एडिशनल, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जैसे कहेगा मे आई हैव द अदर कप ऑफ टी बिकॉज वन कप इज नॉट एनफ फॉर मी, तो यहाँ पे द अदर का यूज क्या कहा जाएगा? गलत कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपको एक कप मिला हुआ है, अब आपको एक और चाहिए, दूसरा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे द अदर के जगह पे अनदर कप ऑफ टी आपको लिखना चाहिए। फिर है आई हैव हर्ड दैट शी इज गोइंग टू हैव द अदर मैरिज। अदर मैरिज गलत होगा, क्या होगा? एक बियाह पहले से कर ली है तो एक और बियाह दूसरा न करने जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनदर मैरिज। क्लियर है? इन सारे सेंटेंस में देखिए जो द अदर लिखा हुआ उसके स्थान पे क्या होगा? अनदर का प्रयोग होगा। कहता है कि अनदर का यूज डिफरेंट के सब नॉलेज में भी, मतलब अर्थ में भी, सेंस में भी होता है ना? जैसे कोई बात आप बोल रहे हो, बीच में आके कोई बोला कि वो अच्छा ये तो ऐसा है, नहीं तो बोलोगे नहीं वो तो बिल्कुल दूसरा बात हो गया ना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए कहेगा दैट इज क्वाइट अनदर थिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट रिलेटेबल टू दैट। मैं जो कह रहा हूं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है, दैट इज अनदर थिंग। क्लियर है? तो अनदर का यूज डिफरेंट के सेंस में भी होता है, लेकिन आप ध्यान दो अदर और अनदर में कंफ्यूजन वाला सेंटेंस ही मैक्सिमम देता है एरर में। और अंतर क्या होता है? अदर मने होता है दूसरा, दो में से पहला नहीं दूसरा, या अदर मने होता है बाकी बचा जो है सब, और अनदर मने क्या होता है? एक और, एक्स्ट्रा, एडिशनल, प्लस वन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? देख लो सारा नोट्स के हिसाब से। अब अगला पेज कहता है, एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, वी कैन ट्राई दैट बट वेदर इट विल वर्क इज द अदर मैटर। तरह हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो बिल्कुल दूसरा मुद्दा हो गया ना। काम करेगा कि नहीं करेगा इस बात की जानकारी मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ करेगा कि ना करेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम उसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, दिस आइडिया इज वेरी कॉमन, कैन यू कम अप विद द अदर वन।
ये आइडिया बहुत कॉमन है। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है? तो यहाँ जो अदर वन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको काटेंगे, यहाँ क्या होना चाहिए? अनदर वन होना चाहिए। क्लियर? देख लो, लिखा हुआ इन सेंटेंसेस में द अदर के स्थान पे अनदर का प्रयोग होना चाहिए। कहता है अनदर का प्रयोग सिमिलरिटी दिखाने के लिए भी होता है। कैसे? माई सन इज गोइंग टू बी द अदर, तो ये जो हो जाएगा अनदर, मतलब तेंदुलकर तो पहले से है ही मार्केट में, बाजार में, मतलब देश में हमारा पहले से ही एक तेंदुलकर है। मेरा सन जो है, मेरा बेटा, ये दूसरा तेंदुलकर होने जा रहा है। तो एक और दूसरा का सेंस लगा ना यहाँ। एक तेंदुलकर हमारे पास पहले से है, एक और दूसरा तेंदुलकर होने वाला है, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? अनदर लिखेंगे। क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखना अनदर का मतलब क्या होता है ना? ANOTHER। अनदर का मतलब होता है एक और, इसको हम कहते हैं एडिशनल। एडिशनल माने एक्स्ट्रा, एक और, नेक्स्ट जिसे कहते हैं, ये हमेशा किस नेचर का होगा गुरु? ये होता है गुरुजी सिंगुलर नेचर का हमेशा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर? इसके बाद है अनदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अनदर से पहले आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अनदर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो आप क्या लिखिए? एनी अदर लिखिए। क्लियर है? जैसे ही इज नॉट गोइंग टू हैव अनदर मैरिज, आई डू नॉट हैव अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी अदर। यहां भी हम क्या लिखें? एनी अदर। क्लियर है? समझ में आ गई ना बातें? जितना भी है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना। एक नंबर गया, इसलिए इन चीजों को पूरा अच्छा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के तैयार किया गया नोट्स है। अलग अलग बुक से कंपेयर करके तैयार किया गया नोट्स है, ताकि जो बेस्ट हो आपके लिए वही आपके कॉपी और आपके दिमाग में छपे। ठीक है? मतलब हमारे हिसाब से तो ऐसा ही प्रयास था। बाकी अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं, सबका अलग अलग मंतव्य होता है। अगला रूल कहता है कि कुछ एडजेक्टिव को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव माने क्या हुआ? एब्सोल्यूट माने क्या होता है? पूरा या पूर्ण। मतलब अब जिसमें किसी तरह के सुधार का गुंजाइश, किसी तरह में कम घटाव का गुंजाइश नहीं है। तो जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, ये उस नेचर के एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में 100% होते हैं। थोड़ा भी कम और थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उसको एब्सोल्यूट हम कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो एब्सोल्यूट नेचर के एडजेक्टिव हैं उनका कभी भी किसी तरह का तुलना नहीं लगता है। जैसे एक वर्ड होता है सर्कुलर, गोलाकार होता है ना। अब मान लो दो सर्किल का तुलना करने के लिए दिया गया, अब बोले कि बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो बता सकते हैं। कहेंगे किसका एरिया ज्यादा है किसका कम है, बता सकते हैं। किसका सरकमफेरेंस ज्यादा है कम है, बता सकते हैं। लेकिन कहेगा कौन ज्यादा गोल है और कौन कम गोल है, कौन ज्यादा सर्कुलर है और कौन कम सर्कुलर है, तो बता पाएंगे? क्योंकि थोड़ा सा भी कम हुआ तो सर्किल ही नहीं कहलाएगा। इसलिए सर्किल की तुलना इस बात पे हो ही नहीं सकती है कि कम गोल है कि ज्यादा गोल है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इनको कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। इनका किसी तरह से कंपैरिजन नहीं लगता है, ये खाली इंफॉर्मेशन बताने में यूज किए जाते हैं। हमने बताया था ना शुरुआत वाला वीडियो में ही
कि एडजेक्टिव का यूज हम दो तरीके से करते हैं। एक, इंफॉर्मेशन बताने के लिए किसी का कैरेक्टर का यूज करके, ये हरा है, ये गोल है, ये चौकोर है, वो बूढ़ा है, ये खट्टा है, वो मीठा है, वो लंबा है, ये छोटा है। और दूसरा कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव नहीं आते हैं, ये हमेशा इंफॉर्मेशन आएंगे, ये कभी भी कंपैरिजन में नहीं आते। ठीक है, हाँ देख लो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, यूनिक, एब्सोल्यूट, आइडियल, होल, परफेक्ट, चीफ, यूनिवर्सल, कंप्लीट, स्क्वायर, राउंड, एंटायर, रॉन्ग, RIGST लिखना था इसको, है ना, के बाद होगा RIGHT, राइट, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, राइट। ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, देखा आपने, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। ये किसी तरह का तुलना में नहीं जाते, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए जाता है कि हाँ ये यूनिक चीज है, इसको किसी चीज का जरूरत नहीं है। परफेक्ट है, थोड़ा भी कमी रह गया तो परफेक्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा भी कम रह असल नहीं कहेंगे, अगर नीचे किसी भी पोस्ट पे उसको चीफ नहीं कहेंगे। ये सारे शब्द जो हैं वो पहले से ही एक्सट्रीम को दिखा रहे हैं, सबसे ऊपर लेवल को दिखा रहे हैं, उसमें कमी का गुंजाइश ही नहीं है। तो जो कम ज्यादा होगा ही नहीं, उसका किसी तरह से तुलना भी नहीं होगा, इसलिए इनका किसी भी तरह से कंपैरिजन में नहीं आता है। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में ये पहले से ही कुछ हैं जो एब्सोल्यूट फॉर्म में होते हैं, तो हम कंपैरिजन इसका नहीं लगाते हैं। लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया, ये जो येलो में लिखा हुआ है ना सब, आप समझ लेना वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आएगा, दिस इज अ यूनिक आइडिया। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट ए मोर इम्पॉसिबल टास्क, जो इम्पॉसिबल हो गया वो होगा नहीं, तो ये सही होगा, ये गलत होगा, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। क्लियर हो गया, एरर मार दिया हमने। अब देख लो, कर ऑल नो दैट रानी, क्वेश्चन हम लोग लास्ट में ही करेंगे, ये 3 क्वेश्चन बीच का। अब रूल 6 है, कहता है पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज या स्व एडजेक्टिव एज का प्रयोग किया जाता है, और इस रचना में मूल रूप, तो मूल रूप का मतलब कौन सा डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, है ना, पॉजिटिव डिग्री। मूल रूप माने क्या हो गया, मूल रूप माने क्या हो गया, इसका जो नेचुरल फॉर्मेट है, इसका जो नेचुरल फॉर्मेट है, एज एज और सो एज में अगर हम एज बेटर एज लिखते हैं तो गलत होगा, क्या लिखना है इसको, एज गुड एज। एज ग्रेटेस्ट एज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना है इसको, एज ग्रेट एज। क्लियर है। और सो एज का अगर यूज हम कर रहे हैं तब क्या होता है, अगर यहां पे सो का यूज किए तो नॉट का यूज लगा रहा हुआ होगा, नॉट का यूज नहीं, जहां पे सो एडजेक्टिव एज होता है, जहां पे सो एडजेक्टिव एज लिखा हुआ होता है, वहां आपके पास नॉट का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सो एडजेक्टिव एज के साथ नॉट का होना मस्ट होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। हालांकि कहा जाता है
कि जनरली हम नॉट के बिना भी सो लिख सकते हैं कंपैरिजन में, सो है सो दैट वाला जो कंजंक्शन फॉर्मेट होता है उसको लेके। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, सो एज का यूज किए, तो हमेशा ध्यान रखिए आप नॉट सो एज यूज कीजिए, वही बेहतर होगा कंजंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना? कह रहा है जब किसी सेंटेंस में कंपैरेटिवली, रिलेटिवली या प्रीफरेबली का प्रयोग हो जाए तो दो बात ध्यान में रखना चाहिए। मैंने किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीन गो शब्द लिख दिया, कौन कौन, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रीफरेबली, ये तीनों अगर लिखा हुआ रहे तो पहला बात ध्यान में रखना है क्या, सेंटेंस में देन का प्रयोग हुआ हो, सेंटेंस में कंपैरेटिवली, रिलेटिवली या प्रेफरेबली का प्रयोग गलत होता है। जैसे लिखा हुआ है चाइना इज कंपैरेटिवली बेटर देन ऑल अदर एशियन कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं बता रहा हूं, इसको याद रखने का एक और बहुत ही आसान तरीका है। आप ध्यान रखना कि कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और पॉजिटिवली अगर प्रीफरेबली लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव सुपरलेटिव का कोई जिक्र नहीं है, हमें कौन सा डिग्री यूज करना है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। कब किसी भी लाइन में तीन शब्द लिख दे, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली या प्रीफरेबली, तो उसके बाद जो एडजेक्टिव लिखना होगा वो एडजेक्टिव हमेशा कौन सा डिग्री में होगा, ये हमेशा होगा पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर है? या तो आप डायरेक्ट बेटर देन लिखो तब सही होगा, और नहीं तो कंपैरेटिवली, रिलेटिवली लिखो तब क्या होगा, आपको पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव लगाना होगा। तो इन दोनों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे के रूल्स हम लोग अगले क्लास में लेंगे, और जब हमारे रूल्स खत्म हो जाएंगे तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने पहले जो हमारे 4-5 वीडियोज हैं, शॉर्ट वीडियोज ही कहा जा सकता है इनको, शॉर्ट नहीं तो शॉर्ट लेंथ वीडियोज तो एटलीस्ट कह ही सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स 35 मिनट्स के वीडियोज होते हैं सारे। आप अच्छे से नोट्स बना लें, इसको रिवाइज करें, ताकि जब हम क्वेश्चन बना रहे हो तो आंसर हम नहीं आप थे, ठीक है ना? सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बस आप वीडियोज को देखते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कहना नहीं होता है, इसमें कुछ अलग से खर्च भी नहीं है, कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। थैंक यू।